ओके, अभी तक 10 से 12 लोग ज्वाइन कर लिए हैं। नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हम आज सब जो मिले हैं, हम अपने नॉलेज को और गेन करने के लिए मिले हैं। अभी तक मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और ज्वाइन नहीं किए हैं। नो इशू, जितने ज्वाइन किए हैं हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारण से, उन लोगों के लिए एक कस्टमाइज्ड लिंक उनको शेयर कर दी जाएगी, जहां से वे लोग आज का हमारा वीडियो सेशन को देख पाएंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करते, हम हमारे आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सी अकाउंटिंग। अब आप लोग अकाउंटिंग के बारे में क्या समझ रहे हैं? कुछ भी सिंपल हिसाब किताब, अगर हम देसी भाषा में बोलें तो हिसाब किताब। आपके पास कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कहाँ से आए, कहाँ को गए, ये सब का एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। आगे हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकाउंटिंग में, जिसको समझकर हम हमारे आगे के चैप्टर्स में एंट्री करेंगे। सी, ये है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दैट इज AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जिस तरह से इंडिया में ICAI है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसी तरीके से अमेरिका में AICPA है। तो AICPA ने जो एक डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनिंग थी उस डेफिनेशन में। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। जी हाँ, अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस लैंग्वेज है। अब आप सोच कर देखिए, आपका बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आप है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने अंदर जो भी है वो बाहरी दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? क्या अंबानी जी खुद आकर एक एक आदमी को बोलेंगे? नहीं, वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? तब होगा आपका बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, ये सब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, वे ही आपके बिजनेस का मैसेज बाहरी लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे। तो इन सिंपल, अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें हमारे AICPA की डेफिनेशन के बारे में, तो आप लोग देखेंगे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। देखिए, अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सी, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये एक आर्ट है। अगर आप अपना बेसिक फॉर्मल एजुकेशन अकाउंटिंग में नहीं भी किए हो, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स या साइंस का हो, तब भी ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख सकते हो, बिकॉज इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है, ठीक है। लेकिन आर्ट किस चीज़ की है? सी, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जी हाँ, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसकी आर्ट है। नॉर्मल आप लोग देखे होंगे कि लोग अपना हिसाब किताब कैसे करते होंगे। वो अपनी छोटी सी डायरी रखते होंगे, डायरी का 2 भाग करते होंगे, यहाँ पर पैसे जो आए और यहाँ पर जो पैसे जो चले गए, जो एक्सपेंस में चले गए। इस तरीके से वो बेसिक तरीके से अपना हिसाब किताब रखते हैं। आप भी अपना हिसाब किताब ऐसे रखते होंगे, जैसे कि मान लो आपको सैलरी आई, आप लिखते होंगे सैलरी 10,000 रुपये आई, फिर खर्चा आपने दिया तो रेंट का आपने 5,000 रुपये दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
आप अपना हिसाब किताब रख सकते हो, यस और नो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे वो हम आपको सिखाएंगे, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना है वो हम आपको बताएंगे। देन जब आपका रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होने के बाद आपको उसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करना इन द सेंस मतलब उसको ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग मतलब जो खर्चा जिस हेड का है उसको अलग अलग आप रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए आपने सैलरी का खर्चा किया 10,000 रुपये, फिर आपने रेंट का पैसा दिया 10,000 रुपये, फिर आपने सैलरी का खर्चा किया 2,000 रुपये, फिर आपने लेट सपोज आपने डेप्रिसिएशन का खर्चा किया 3,000 रुपये, फिर आपने सैलरी का खर्चा किया 4,000 रुपये। इस तरीके से आपने क्या किया, पहले स्टेज में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया कि हमारे बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर किस हेड में कितना हो रहा है, आपने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारा रिकॉर्डिंग वाला पार्ट खत्म। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करते गए तब सोच कर देखिए एक बिजनेस में हजारों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप अगर सबको लाइन बाय लाइन अगर रिकॉर्ड करते गए तो एट द एंड आपको इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी कि उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल पाना वो आपके लिए इतना ईजी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको फिर क्लासिफाई करेंगे, मतलब अलग अलग खर्चों का एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बना देंगे इन द सेंस मतलब आप देखिए यहाँ पर सैलरी 10,000 है, फिर सैलरी 2,000 है, फिर सैलरी 4,000 है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम सैलरी के जितने भी खर्चे हैं उन सबको एक जगह लिखना शुरू कर देंगे कि पहला खर्चा हमने 10,000 रुपये का किया था, उसके बाद हमने 2,000 का खर्चा किया था, फिर हमने यहाँ पर 4,000 का खर्चा किया था। कुल मिलाकर 16,000 रुपये का हमने क्या किया था, सैलरी का खर्चा किया था। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने जो रिकॉर्डिंग किया हुआ था उन्हीं को आपने क्लासिफाई कर दिया, जैसे सैलरी का खर्चा सारा एक जगह पर आ गया। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। जितने भी आपने खर्चे किए थे वो सबको आप इकट्ठा एक जगह लाकर रख दिए। अब इसके बाद जब ये क्लासिफाई भी हो जाता है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है क्या, समराइजिंग। अब आपको इन सबका समरी बनाना है। अब आपको इन सबका समरी बनाना है, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा रिपोर्ट रहेगा। ये हमारा अकाउंट हो गया, मान लीजिए ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने सैलरी का खर्चा किया, जितना टोटल हुआ था उस लेजर में। अभी आपने देखा था हम एक टेबल बनाए थे जहाँ पर हमने सैलरी का टोटल खर्चा रिकॉर्ड किया था 1 बाय 1, वो हो गया तो 16,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 16,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपका था मान लीजिए रेंट। तो रेंट का जितना भी होगा साल भर में उन सबको आप एक जगह इकट्ठा करके पहले क्लासीफाई करोगे, टोटल करोगे, और फिर यहाँ पर बता दोगे रेंट का हो गया मान लीजिए 10,000 रुपये। फिर आपका डेप्रिसिएशन हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया 3,000 रुपये। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सारे खर्चों को समरी फॉर्म में डाल देते हो, सारे खर्चों को समरी फॉर्म में डाल देते हो। अब आप देखिए जो वेरी फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट स्टेज पे क्या था, बहुत सारे खर्चे थे, बहुत सारे खर्चों की लंबी लिस्ट थी। अब वो लिस्ट अगर आप देख रहे हो आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन द मोमेंट अगर आपने ये रिपोर्ट देखी, आप ये समराइज फॉर्म में जो पिक्चर देख रहे हो, डेफिनेटली आप एक कंक्लूजन मेड कर पाओगे। इसकी बेसिस पे, इसकी मदद से आप लोग आगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाओगे। अब आपने जो रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाइंग किया, समराइजिंग किया, वो कैसे करोगे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। जी हाँ, हम आपको एक स्पेशल तरीका बताएंगे जिस स्पेशल तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। मन इच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग भी अपने आप में एक साइंस है। जी हाँ, इसका भी अपना एक तरीका है। जिस तरीके से आपको बताया जाएगा उस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। मन इच्छा जैसे तैसे रिकॉर्ड कर दोगे तो जो आउटपुट निकल कर आएगा वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। देन कैसे करोगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। जी हाँ, जो ट्रांजैक्शंस आप मनी में मेजर कर सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जी हाँ, जिन ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को, जिन
ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को आप मनी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कार थी 5 लाख रुपए की। अब ये जो कार थी आपकी 5 लाख रुपए की, ये आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, किसी कारण से एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहां पर अब आप इसको 5 लाख रुपए को मनी टर्म में मेजर कर पा रहे हो, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे कि 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सिचुएशन 2, मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर है और परचेज मैनेजर है। इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया। तो परचेज मैनेजर क्या बोलता है कि मैं सामान परचेज ही नहीं करूंगा, तो सामने वाला सेल्स वाला उसको बेचेगा कैसे? वो झगड़ा कर लिए। इनका आपसी झगड़े के चलते ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स थी वो डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि सेल्स मैनेजर को बेचने के लिए माल मिला नहीं, क्योंकि परचेज वाले ने खरीदा नहीं। एज अ रिजल्ट लॉस तो हुआ, लेकिन कितने का लॉस हुआ ये आप एग्जैक्टली मेजर यहां पर नहीं कर पा रहे हो। हैंस ऐसे इवेंट को आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना। आप सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। मैंने किसी स्टाफ को सैलरी दी 20,000 रुपए, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। मैंने ऑफिस में रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आया 300 रुपए का, वो मनी में मेजर हो रहा है, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने अपनी ऑफिस में एसी लगवाया 40,000 रुपए की, वो मनी में मेजर हो रहा है, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने एक सेल्स करी, सेल्स करके मुझे पैसे मिले 2 लाख रुपए, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं गया, जिसके चलते जो मेरी सेल्स होने वाली थी वो नहीं हुई, वो मुझे लॉस हो गया, तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। चीज को समझिएगा, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं कि आज मैं ऑफिस नहीं गया, एंड क्योंकि मैं ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस बंद थी। ऑफिस बंद थी तो मान लीजिए जो लोग आ सकते थे, जो कस्टमर्स आने वाले थे, वो लोग नहीं आए होंगे, या फिर आए भी होंगे तो ऑफिस बंद थी, हमारे यहाँ से सर्विस नहीं ले पाए। यहाँ से सर्विस नहीं ले पाए तो यहाँ से हम उनको बिल रेज नहीं कर पाए, बिल रेज नहीं कर पाए तो हमको उसके बदले का पैसा भी नहीं मिला, तो हमारा लॉस हो गया। लेकिन इस लॉस को हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर जब हमने सबको रिकॉर्ड कर दिया तो लास्ट में हमारा काम क्या रहेगा? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के बाद एट द एंड हमको उस पर्टिकुलर बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर हम वो नहीं जानेंगे तो फिर इतना मेहनत करने का क्या फायदा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कंपनी अगर अपना बिजनेस करे जा रही है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसका प्रॉफिट कितना, तो इट मे बी पॉसिबल बहुत जल्दी बिजनेस बंद भी हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए रिलायंस ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था वो 1000 करोड़ रुपए लगाकर स्टार्ट किया था। अब उसने क्योंकि आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और उसने अपना प्रॉफिट को मॉनिटर नहीं किया, एज ए रिजल्ट 5 साल में क्या हुआ, ये 1000 करोड़ रुपए उसने लगाए थे वो सारे के सारे उसके जीरो हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसने मॉनिटर नहीं किया। बिजनेस तो चल रहा था, पैसे आ रहे थे, पैसे जा रहे थे, कस्टमर माल खरीद रहा है, पैसे दे रहा है, मैं माल खरीद रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, लेकिन इस दौरान मुझे एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं उसको ऑब्जर्व नहीं करूंगा, या फिर किस पर्टिकुलर जगह पे मेरा खर्चा हो रहा है वो अगर मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा, तो वो दिन दूर नहीं कि मेरी दुकान बंद हो जाए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, तो क्या है उसकी डेफिनेशन? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग कहां करेंगे आपको बताता हूं मैं। रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में। हमारे अकाउंटिंग में एक बुक होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल बुक, उसमें हम सारे के सारे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड कैसे करते हैं मालूम आपको? इसको हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जब जब जो इवेंट होता गया उसको रिकॉर्ड करते जाओ। आप लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे अकाउंटिंग का, तो उसमें देखेंगे जब आप पहली बार कोई वाउचर को रिकॉर्ड करते होंगे तो वाउचर का नंबर आएगा 1, दोबारा जब रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 2, फिर रिकॉर्ड करोगे तो 3। ये सब क्या हो रहा है आपका? ऑटोमेटिक तरीके से उसमें
रिकॉर्ड हो रहा है। तो वन बाय वन आपको उसको रिकॉर्ड करते चलना है। फिर क्लासिफाइंग आप करोगे। क्लासिफाइंग करोगे तो कैसे होगा आपका, यहां पर जैसे रिकॉर्डिंग का मैंने बोला, ये होगा आपका जर्नल में। क्लासिफाइंग करने के लिए आपको करना पड़ेगा लेजर का यूज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमने एक सैलरी का एक लेजर खोला, उस सैलरी के लेजर में हमने क्या किया, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस थे हमने हर एक एक ट्रांजैक्शंस को लिखा कि भैया इतनी तारीख को 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, इतनी तारीख को 2,000 का हुआ, इस तरीके से हम उसको लिखते गए। तो ये काम क्लासिफाइंग वाला काम हमने कहाँ किया, लेजर में। अब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको कोई बोला कि फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी लिमिटेड का आप आपको लेजर दिखाइए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, लेजर खोलोगे XYZ का, वहाँ पर उसका सेल परचेज रिसिप्ट पेमेंट ईच एंड एवरीथिंग डेट वाइज पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज होकर रहेगा। एंड देन जब लेजर का काम भी हो गया, तब हम समराइज करते हैं। समराइज करके हम क्या बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। वैसे तो ट्रायल बैलेंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना वो भी नहीं बन सकता। आपको बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है आपका, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस होता है, कैश फ्लो होता है। बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये तीन होते हैं। इसके अलावा आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल एंड इक्विटी, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दैट इज सॉकी अकाउंट होता है, और एक आपका नोट्स टू अकाउंट होता है। तो ये पांचों मिलकर आपके टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेकिन ये जो आपने बनाया, प्रॉफिट लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सब जो आप बना रहे हो किसके बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बना रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपका अकाउंट्स को अगर सुधारना है, तो ट्रायल बैलेंस इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप ट्रायल बैलेंस निकाल लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और फिर हर एक एक लाइन आइटम को आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको मैक्सिमम गलतियां वहां पर पता चल जाएगी। अब आप वहां से जाकर सुधार सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपका अगर ऑडिट होता है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके यहाँ पर आएगा ऑडिट करने के लिए, वो आपसे क्या मांगेगा, ट्रायल बैलेंस लेकर आइए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ट्रायल बैलेंस। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क, आप यहाँ पर रेज हैंड कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, एंड हम उसका क्वेरी का आंसर देंगे। कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। सी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो यहां पर आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपका है अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्या करोगे, आप अपना अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना शुरू करोगे। ये कुछ कस्टम्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ओवर द पीरियड इसको डेवलप किया गया, और अब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो उसके बाद जो आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, या मैं बोल सकता हूं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, वो आपका ट्रू एंड फेयर बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, ट्रू एंड फेयर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब आपका कोई ऑडिट होता होगा, ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख कर देगा कि भैया इस संस्था का जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी संस्था के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि आप ऐसा क्या गड़बड़ कर रहे हो कि आपका अकाउंट सही नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अकाउंटिंग करो तो आप इन चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहला प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट यू शुड कीप योर पर्सनल मनी एंड योर बिजनेस मनी सेपरेट। मतलब आपका जो पर्सनल पैसा है उसका हिसाब अलग होगा,
आपका जो बिजनेस का पैसा है उसका हिसाब अलग होगा। आप ये मानकर चलिए कि जैसे मान लीजिए कि जो मेरी जेब में पैसे हैं उसका हिसाब किताब मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, और जो मेरे पिताजी के पास हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम दोनों के पैसे को मिला देंगे तो एक्चुअल रिजल्ट हमको पता नहीं चल पाएगा। एंड बहुत बार क्या हो जाएगा कि आप अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस में रिकॉर्ड करके बिजनेस का खर्चा बढ़ा दोगे, तो एज ए रिजल्ट बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखेगा। बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखेगा तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और जब ये बात गवर्नमेंट को पता चलेगी तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन भी लेगी। और ये सही है भी नहीं, लॉजिकल भी नहीं। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से मुझे क्या एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो तभी पता चल पाएगा जब मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस का खर्चा और उसी बिजनेस का ही इनकम को रिकॉर्ड करूँ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि जब कभी भी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो आप ये मानकर चलिए कि मेरा पैसा अलग है और बिजनेस का पैसा अलग है। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। मानकर चलिए मैं अभी एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर हम कंपनी का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, मैं एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है राम ट्रेडर्स, जहां पर हम क्या करते हैं, हम सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं और डिफरेंस अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहां पर लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने सेल्स किया, मैंने 100 रुपए का सामान बेचा, इसमें से मैंने माइनस कर दिया इसकी परचेज कॉस्ट जो मैंने परचेस करके लेके आया था। मान लीजिए मैंने 80 रुपये में परचेस करके लेके आया था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का। अब मान लीजिए इसमें से मैंने क्या किया, खर्चा माइनस किया, माइनस एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, मान लीजिए मैंने बिजनेस जहां पर कर रहा हूं उस राम ट्रेडर्स वाली दुकान का मैं भाड़ा देता हूं, रेंट देता हूं, तो बिजनेस का खर्चा है, तो मैंने माइनस कर दिया 10 रुपये बिजनेस का खर्चा। तो अब जो 10 रुपये बच कर आया ये मेरा एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट है, दिस इज माई बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन अगर इसमें से मैं ये करूं कि ये जो 10 रुपया बचा था वो 10 रुपये का मैं घर जाते वक्त सब्जी लेकर चले गया, तो मेरी दुकान से तो मैंने 10 रुपये निकाल लिया, मेरी दुकान से मैंने 10 रुपये निकाल लिए और रास्ते से जाते जाते मैं सब्जी खरीद के चले गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से फिर से माइनस 10 रुपये कर दिए और जो बैलेंस निकल कर आया वो आ गया 0। तो आप बताइए कि ऐसे में जो मेरा 0 निकल कर आ रहा है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट अगर मैं 0 बताऊं तो क्या ये ट्रू एंड फेयर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। नहीं होगा, ये ट्रू एंड फेयर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने अब देखोगे ये जो 10 रुपये है ये आपका कौन सा खर्चा मालूम, ये आपका पर्सनल खर्चा है। तो इसीलिए पर्सनल खर्चे को आप बिजनेस में नहीं लेकर आइए। आपको ये माइंड में रखना है कि मेरा खर्चा अलग है, बिजनेस का खर्चा अलग है, तो आप ये चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। जी हाँ, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको एज्यूम करना है कि आपका जो बिजनेस है वो एकदम लॉन्ग पीरियड तक एग्जिस्ट करने वाला है, लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ऐसा इसलिए एज्यूम करना है क्योंकि इसके आधार पे आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड करोगे। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। मान लीजिए कि आज मेरा पहला साल है, ये मेरे बिजनेस का पहला साल है। यहां पर मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एसेट खरीदा। एसेट मतलब आपको बता दूं, संपत्ति, एक ऐसी चीज जो भविष्य में आपको फायदा पहुंचाने वाली है वो एसेट कहलाती है। जैसे मान लीजिए कार मेरे लिए एसेट है, बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, तो ये सब मेरे लिए एसेट है। तो मैंने कोई अगर एसेट खरीदा और मान लीजिए वो मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा, तो उससे क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट ईयर जब मैं अपना प्रॉफिट निकालते रहूंगा तो अपने में प्रॉफिट निकालते समय क्या बताऊंगा, भैया मेरा तो खर्चा हो गया, माइनस 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया, माइनस 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो वो चीज क्या हो जाएगा, मेरा उसी साल प्रॉफिट बहुत हेवी अमाउंट से कम कर देगा। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं जाता हूं तो मेरे पास ये एसेट तो आज भी फिजिकली रहेगा। लेट सपोज मैं एक फर्नीचर खरीदा हूं, वो फर्नीचर 10 लाख रुपए का था और मैंने आज ही 10 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया, तो इस साल मेरा 10 लाख का पूरा लॉस बता देगा। लेकिन
गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपका बिजनेस तो लंबे समय तक चलने वाला है। अगर लंबे समय तक चलेगा तो आप ये जो एसेट है इसको भी तो लंबे समय तक यूज करने वाले हो। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में आपने फर्नीचर यूज किया और वो पूरा स्वाहा हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप आपके उस पूरे खर्चे को पूरे थोड़े 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 करके ओवर द पीरियड उसको आप एस्केलेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ये जो फर्नीचर है आपका 10 साल चलने वाला है, तो आप क्या मानोगे कि 10 लाख रुपए अगर 10 साल चलेंगे तो हर साल 1-1 लाख रुपए का मेरा यूज हो जाएगा एसेट। तो आप क्या करोगे, आपके प्रॉफिट को 10 लाख के बजाय यहाँ पर 1 लाख रुपए के खर्चे से कम करोगे कि भाई मेरा खर्चा यहाँ पर 1 लाख रुपए का हुआ है। गोइंग कंसर्न ये और भी आपको मदद करता है। लेट्स सपोज अगर ईयर एंडिंग में आपने कोई क्रेडिट में सेल करी है, अगर आपने कुछ क्रेडिट में सेल करी है तो जिन लोगों को आपने क्रेडिट में सेल किया है वो आपके लिए क्या बन गए, वो आपके लिए डेटर्स बन गए। तो अगर आप ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अगर नहीं करोगे ना तो क्या माना जाएगा, जिसको आपने सामान बेचा वो पैसा नहीं दिया तो आपका लॉस हो गया। और अगर वो पैसा नहीं दिया और आपका लॉस हो गया तो इसी साल आप उस लॉस को दिखा दोगे और आपका पिक्चर जो दिखेगा वो एकदम अजीबोगरीब दिखेगा। आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आपने जिनको ये माल बेचा है ये लोग आपको फिर पैसे देंगे कि नहीं देंगे, जरूर देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में देंगे या और थोड़े बाद देंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो चलते रहेगा, ये गोइंग कंसर्न है। आप जब अकाउंटिंग करोगे इस चीज को ध्यान में रखना और उसके बाद आप अपना सारा रिकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट आपका आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, देखिए, दिस प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन यू अर्न मनी और स्पेंड मनी यू शुड रिकॉर्ड इट इन द सेम टाइम पीरियड। जी हाँ, उसी समय में आप उसको रिकॉर्ड करो। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं, मैं यहां पर मैंने दिखा दिया भैया मेरा सेल्स हो गया 100 रुपए का, लेकिन इसी 100 रुपए को मैं मैच करूंगा किसके साथ, भैया इस 100 रुपए को मैच कर दिया, इसका मैंने परचेस किया था 80 रुपए का और इसी में मेरे को प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए का। तो ये जो 100 रुपए का मेरा सेल्स था उसको मैंने मैच करवाया इसी का रेस्पेक्टिव परचेस के साथ और इसमें इंक्लूड इसके प्रॉफिट के साथ, ये मैंने इसको मैच करा दिया। आपके बिजनेस में कुछ भी अगर पैसा आ रहा है तो उसको आपको मैच करना पड़ेगा कि उसका रेस्पेक्टिव दूसरा इफेक्ट क्या है। लाइक प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब देखिए कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना कि यार ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता नहीं कल कुछ गलत हो गया तो वो पहले ऐसे सोचते हैं, है ना। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या कि आप ये मान के चलो कि अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि भैया आपका लॉस होने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको पूरा दिख रहा है कि भैया ये मेरा लॉस होने वाला है, यहां पर मेरा खर्चा होने वाला है, ये मेरे पैसे डूबने वाले हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपको लगा तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो अकाउंटेंट शुड बी केयरफुल एंड नॉट ओवरस्टेट प्रॉफिट्स और अंडरस्टेट लॉसेस। जी हाँ, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना, अरे मेरा पैसा नहीं डूबने वाला, मेरा पैसा पूरा पैसा मिलेगा। ऐसा कभी होता है क्या? बहुत रेयरली ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर पूरा 100% पैसा मिल जाता है। किसी न किसी कारण से पैसे डूबते ही हैं, किसी न किसी कारण से, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में करे। या फिर अंडरस्टेट लॉसेस, आप अपने लॉसेस को कम दिखाते हो। आपका लॉस हुआ था लेकिन आपने क्या किया, लॉसेस को कम दिखाया, ऐसा नहीं हो सकता। इट लाइक्स बीइंग कॉशियस एंड नॉट प्रिटेंडिंग योर बिजनेस इज डूइंग बेटर देन इट इज रियली। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, एकदम कॉशियस रहिएगा, हमेशा ये मत मानिएगा कि नहीं मेरे को तो हमेशा ही प्रॉफिट होने वाला है और मैं अगर लॉस दिख भी रहा है उसको लॉस नहीं करूंगा। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पर को बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने किसी को सेल्स किया था, मैंने किसी को सामान बेचा था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब ये जो मैंने 1 करोड़ का सामान उसको बेचा था, मुझे पता चला कि ये आदमी मर गया, और जब मर गया तो अब इसके आगे पीछे भी कोई और नहीं है, तो मुझे ये पैसा अभी और नहीं मिलने वाला। अब आप बताइए, क्या आप इसको लॉस दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? डेफिनेटली दिखाओगे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, भैया आपको दिख रहा है ना कि पैसा डूबने वाला है, ये पैसा ऑलमोस्ट डूब ही गया है, तो भैया अपना क्या करो, आप अपने प्रॉफिट लॉस में दिखा दो, ये आपका प्रॉफिट लॉस में दिखा दो 2 बैड डेट्स, मेरे पैसे डूब गए, कितने, 1 करोड़ रुपए के।
अब अगर आप इस चीज को नहीं दिखाते हो, अब अगर आप इस चीज को नहीं दिखाते हो, इट मीन्स आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना चाह रहे हो। आप लॉसेस को एक्चुअल में नहीं दिखा रहे हो जो हो चुका है, और प्रॉफिट को ओवर दिखा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब आपका पिक्चर ट्रू एंड फेयर नहीं होगा, इसीलिए आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट ये क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग हाउ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश एक्सचेंज हैंड्स। जी हाँ, यहां पर ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो खर्चा जिस साल का है, जो खर्चा यहां पर ये बोल रहा है कि जो खर्चा जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने उसका एक्चुअल पेमेंट किया हो या ना किया हो, डजंट मैटर। खर्चा तो हो गया ना, पेमेंट नहीं की हो बात अलग है, लेकिन खर्चा तो हो गया आपका। ठीक उसी तरीके से आपका कुछ अगर इनकम है तो इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम भी अगर आपकी हो गई है, अब भले कैश में ना मिली हो लेकिन है तो उसी साल की, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा आपको समझाता हूं मैं। आज हमने क्या किया, हमने हमारा एक सेकेंड, हमने सेल्स करी और ये सेल्स करी हमने 1 करोड़ रुपए की, लेकिन ये सेल्स हमने क्रेडिट में करी थी, ये सेल्स हमने क्रेडिट में करी थी। तो इस साल इस 1 करोड़ की सेल्स को मैं दिखाऊंगा अपने अकाउंट्स में कि भैया ये 1 करोड़ की सेल्स हुई है। लोग पहले क्या करते थे, वो पैसा जब मिलेगा उस दिन हम उसको सेल्स मानेंगे। अब अगर अगले साल मिला, सोच कर देखिए, अगले साल अगर पैसा आपको मिलता है तो क्या वो पैसा अगले साल का है कि पिछले साल का है? ऑब्वियसली पिछले साल का है, क्योंकि आपने सेल्स पिछले साल करी थी। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक टाइमलाइन समझिए। ये हमारा है 1/4/2021, ये हमारा है 31/3/2022, फिर ये आ गया आपका 31/3/2023। ठीक है, तो इस पीरियड में आपने जितनी भी सेल्स की होंगी, फिर चाहे उसका पैसा आपको, चाहे उसका कैश आपको मिला हो चाहे ना मिला हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सारी सेल्स को इसी साल की सेल्स में दिखाना पड़ेगा। जब आपको पूछा जाएगा कि आपका 21-22 का सेल्स कितना हुआ, आपको इन सबको टोटल करके बताना पड़ेगा कि ये मेरा टोटल सेल्स है। ठीक उसी तरीके से अब आपने जो पेमेंट किया या आपका जो खर्चा हुआ है और आपने पेमेंट नहीं किया है, मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सैलरी देने वाला हूं, मैं हर महीने जो सैलरी होती है, लेट्स सपोज अप्रैल महीने की जो सैलरी है वो मैं अगले महीने मई 5 को देता हूं। फॉर एग्जांपल अप्रैल महीना पूरा काम हुआ, उसके बाद अगले महीने 5 तारीख तक हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये मेरा अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये जो मार्च महीने की सैलरी है ये आप कब दोगे, नेक्स्ट ईयर दोगे। लेकिन खर्चा है तो इसी साल का, आपने पेमेंट नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन ये जो खर्चा आप देख रहे हो ये है तो इसी साल का, तो आपको इसको इसी साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले आप उसको दो या ना दो। ये बोलता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। सिंपल सा बात बोलता है क्या, कि भैया जो खर्चा आपका इस साल का है वो खर्चे को इसी साल में दिखा दो। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, जब वो हो गए तभी रिकॉर्ड कर दो। एक्चुअल कैश एक्सचेंज कब हुआ वो मैटर नहीं करता। इसीलिए याद कीजिएगा कि कभी अगर आपने अकाउंटिंग किया होगा तो ईयर एंड में आपका ऑडिटर आपको बोलता होगा क्या,
कि आपने हमारा ऑडिट फीस यहां पर दिखा दूं, तो आप प्रॉफिट लॉस में टू प्रॉफिट लॉस आप क्या करोगे, लेट सपोज ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, चीज को समझिएगा, ये आपका है 2022-23, इस पर्टिकुलर पीरियड का ऑडिट हम अगले साल करने वाले हैं, दैट इज 2023-24 में करेंगे, ठीक है। तो जब यहां पर ऑडिट कर रहे हैं तो इट मींस ये जो ईयर है, ये ईयर तो पूरा खत्म हो चुका है, आप अगले साल ऑडिट कर रहे हो, तो यहां पर आपका इस पर्टिकुलर नेक्स्ट ईयर में ऑडिटर आपको बोलता है कि देखिए इस साल का ये जो 22-23 है, इस 22-23 का आपका क्या होना चाहिए था, आपका ऑडिट होता, ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं आपका 22-23 का ऑडिट कर रहे हैं, तो इसका जो खर्चा है आप हमको भले ही इस साल में दे रहे हो, आप भले ही हमको 23-24 में दे रहे हो, लेकिन ये खर्चा है किसका, ये खर्चा है तो पिछले साल का, तो पिछले साल का प्रॉफिट लॉस में दिखाओ, ये आपका प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाओ, टू ऑडिट फी 3 लाख रुपए, तो आप यहां पर ऑडिट का खर्चा दिखाते हो, आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, समझ में आपको। ये कहता है एक्यूरल कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अकाउंटिंग करोगे, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, ये ध्यान में रखिएगा, चाहे पैसा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्चुअल पेमेंट आपने किया हो या ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उस साल का है उसको उसमें रिकॉर्ड करना है, बात खत्म। फिर कंसिस्टेंसी, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट है तो यस यू कैन आस्क, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, कोई आपका डाउट नहीं है, आगे देखिए। कंसिस्टेंसी, ये क्या कह रहा है कि आप जो अकाउंटिंग मेथड लगा रहे हो, जो टेक्निक लगा रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, आप देखिए अप्लाइंग कंसिस्टेंट अकाउंटिंग, यस कंसिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड्स, आप जो एक बार लगा दिए उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखो, ताकि आपका जो रिपोर्टिंग हो आप इंश्योर कर सको कि वो रिलायबल और एक्यूरेट हो। जैसे कि ये आपको पता होगा, एक कंसेप्ट है आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब क्या, आप कोई एसेट को यूज कर रहे हो और यूज करने के कारण ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वैल्यू गिर रही है, तो आप उसका जो वैल्यू गिर रहा है उस खर्चे को रिकॉर्ड करते हो आपके प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आप बेसिकली दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से शो कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर अगर आपने WDV मेथड फॉलो किया डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपने SLM मेथड को फॉलो किया, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बार हमने WDV कर लिया तो नेक्स्ट ईयर भी WDV के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन को शो करेंगे। एक बार अगर हमने SLM मेथड फॉलो कर लिया तो नेक्स्ट ईयर भी हम उसको क्या करेंगे, SLM मेथड से फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। वो चीज अगर मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम, आपका जो 2 साल का पिक्चर बनेगा, दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, ये दोनों होंगे तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कंपेयर करने लायक नहीं है ये। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मुझे वेट लूज करना है, डाइटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं अगर हर दिन सेम रूटीन फॉलो करूं, सुबह एक टाइम पे उठूं, डाइट लूं, एक्सरसाइज करूं, क्या खा रहा हूं, ये हर एक चीज अगर मैं पूरे के पूरे 30 दिन या 60 दिन या जितना भी मेरा पीरियड है उतने दिन अगर मैं सेम टू सेम अगर उसको फॉलो किया, तभी जाके मैं अपना परफॉर्मेंस को मेजर कर पाऊंगा कि कल भी मैंने ऐसे ही रूटीन फॉलो किया था, आज भी यही किया है, देखो 2 दिन में फर्क क्या आया। लेकिन मान लीजिए कि मैं आज जी भर के खाना खा रहा हूं, मैं पिज्जा, चिकन, मंचूरियन, चिली, मटन, चिकन जो मर्जी खाया जा रहा हूं, और अगले दिन मैं सिर्फ सूखी रोटी और उबली हुई सब्जी खा रहा हूं, तो क्या ये कंपेयर करने लायक है क्या? नहीं होगा। तो सेम चीज आपके अकाउंट्स में कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल आपने जो सोचते हुए जैसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया था, आज भी आप उसी तरीके से रिकॉर्ड करोगे। आपको ध्यान रखना है क्या, अप्लाइंग व्हाट,
कंसिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड्स। जो मेथड आपने फॉलो कर लिया उसको कंसिस्टेंटली आप उसको फॉलो करते रहोगे। Materiality, yes, another very important concept, materiality. See what, यहां पर क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से आपके लिए मटेरियल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक चाय वाला है, एक चाय वाला छोटी सी दुकान, एक स्टॉल लगा के रखा है, ठीक है, छोटा सा स्टोव है, एक चाय बनाने का सांचा है और छलनी और कुछ गिलास है। अगर वैसे वो रखा है, उसका टोटल दुकान का अगर हम वैल्यू देखें तो भैया 5,000 रुपये में उसकी दुकान खुल गई है। टोटल उसकी दुकान में 5,000 रुपये का सारा सामान है और उसकी दुकान खुल गई है। अब ये चाय वाला अगर 500 रुपये का कोई एक, या फिर मान लीजिए हाँ 500 रुपये का कोई एक ये लेके आया, क्या कुछ कप का सेट लेकर आया 500 रुपये का, तो देखिए टोटल बिजनेस वैल्यू है 5,000 रुपया और उसमें से अगर वो 500 रुपया खर्चा किया है तो इसके बिजनेस के आकार को देखते हुए क्या लगता है, ये 500 रुपया उसके लिए मैटर करता है कि नहीं करता? यस, डेफिनेटली करेगा। यहां पर चाय वाले के लिए ये 500 रुपये एक मटेरियल अमाउंट है, तो वो चाय वाला क्या करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है इसके लिए, एक स्पेसिफिक वेटेज रख रहा है इसके बिजनेस के हिसाब से, तो ये इस 500 रुपये को सेपरेट शो करेगा। जब ये अपना अकाउंटिंग करेगा तो ये सेपरेट दिखाएगा कि भैया ये मेरा 500 रुपये का खर्चा हुआ है। लेकिन वही 500 रुपया अगर रिलायंस के कंपनी को हम कंपेयर करें तो वहां पर मान लीजिए 500 रुपये का उसने कुछ अपने ऑफिस के लिए कप का सेट लेकर आया, तो उस केस में ये 500 रुपये, रिलायंस की अगर हम बात करें तो भैया ये तो 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसके लिए 500 रुपये तो भैया ये तो 0.00001% ऐसा कुछ होगा या इससे भी कम होगा, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यहां पर रिलायंस वाला जब अपना अकाउंटिंग करेगा तब इस 500 रुपये को सेपरेट नहीं शो करेगा। ये 500 रुपये को किसी भी एक हेड, लेट सपोज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा एक हेड बनाएगा और उसके अंदर उसको रिकॉर्ड कर देगा कि भाई मेरा 500 रुपये मिसलेनियस खर्चा हो गया। तब यहां पर ये अलग से उसको शो नहीं करेगा। दिस इज द रीजन, मेटेरियलिटी। आपके बिजनेस में ये अमाउंट कितना मैटर करता है उसके हिसाब से आप उसको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी आपको क्या देगी, आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी देगी। कंपनी आपको एक अकाउंटिंग पॉलिसी देगी जहां पर बताएगी कि हम इस साल 0.05% वाले आइटम को भी मटेरियल मानेंगे, तो आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट ध्यान देना पड़ेगा। या फिर कंपनी बोलती है कि हमारा जो टर्नओवर है उसका अगर 1%, कोई भी खर्चा उसका 1% जितना है तो उसको आप सेपरेट दिखाओ। मतलब क्या, मान के चलिए कि मेरा टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, मेरा टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए और कंपनी कहती है कि अगर कोई भी खर्चा 1% या उससे ज्यादा हो गया तो आपको अलग से उसको दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने ऑडिट फीस पे करी, कितने रुपए की, 2 करोड़ रुपए की। 2 करोड़ की अगर मैं ऑडिट फीस पे करूं तो आप बताइए मेरा टोटल टर्नओवर अगर 100 करोड़ का है तो ऑडिट फीस अगर मैं 2 करोड़ दूं तो ये कितना हो गया, 2%। यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहा है कि हमारा टर्नओवर का 1% भी अगर कोई है तो वो मटेरियल है। तो यहां पर अगर आपने 2% कोई खर्चा किया तो क्या ये मटेरियल होगा कि नहीं होगा? यस, दिस इज मटेरियल, ये आपके लिए मटेरियल होगा और आपको इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि जब अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 करोड़ ऐसे नहीं दिखा सकते आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। क्या, 2 ऑडिट फीस 2 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ आपके टर्नओवर के कंपैरिजन में 2% हो रहा है जो कि मटेरियल है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस चीज में आपके बिजनेस में जो भी खर्चा हुआ है, आपके बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा है, आप उस खर्चे को देखो कि वो खर्चा का वेटेज कितना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे
वॉल्यूम के हिसाब से। अगर वो चिल्लर खर्चा है तो आप उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले हेड में बुक कर दो कि मेरा मिसलेनियस खर्चा हो गया, उतना उसको इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अगर आप उसको हर एक चीज को देने लगोगे उतना इंपॉर्टेंस, तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रॉफिट लॉस उसमें खर्चों की लिस्ट जो है वो आपका 200-300 पेज बन जाएगी। जो आपकी खर्चों की लिस्ट है वो 200-300 पेज बन जाएगी। जैसे जेरोक्स कराया, चाय पिया, समोसा खाया, स्टेपलर पिन लेकर आया, जूता पॉलिश कराया, ऐसा कुछ भी जो खर्चा हो रहा है आप हर एक को अगर अलग अलग दिखाने लग गए तो भैया आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इन द सेंस मतलब वो आपका एक अच्छा आउटपुट नहीं देगा आपको, क्योंकि वो खर्चे इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, वो आज हुए हैं कल नहीं भी होंगे और बहुत ही चिल्लर अमाउंट है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है क्या कि जो मेटेरियल अमाउंट है उसको अलग से दिखाओगे। सी डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। जी हाँ, ये वो खर्चे हैं जो आपके डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है और जिसमें सिर्फ 2 करोड़ रुपए अगर ऑडिट फीस चले जा रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। जब तक ये पिक्चर सामने नहीं आएगी आप कुछ सोच नहीं पाओगे। अब आप सोच रहे हैं ये बात तो गड़बड़ हो गई, अगर हम 100 करोड़ का कमा रहे हैं और 100 करोड़ के अंदर 2 करोड़ अगर हम ऑडिटर को दे दें तो नहीं चलेगा। अब हमको कोई ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा जो एटलीस्ट हमारा ये खर्चे को कम कर सके। ये यहां पर आइडेंटिफाई हो गया ना, ये यहां पर आइडेंटिफाई हो गया। जब आप इसको मैटेरियलिटी प्रिंसिपल लगाए, आप इसको सेपरेट शो किए, और जब सेपरेट शो किए ना तो ये बाहर बाहर से दिख गया, अरे इतना रुपया खर्चा हो गया। अब इसके ऊपर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए एक मीटिंग बुलाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नाउ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड ये कंसेप्ट हमारा आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, रिमेनिंग हम कल देखेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है, बेसिकली ये 12 महीने का समय होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब करेंट ईयर का जो 1 अप्रैल है वहां से स्टार्ट होता है और अगले साल का 31 मार्च को ये खत्म होता है, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और ये कह रहा है कि आपका जो भी बिजनेस होगा एक लंबे समय तक जाएगा, चलो हम इसको मानते हैं, लेकिन वो कितना लंबा समय जो भी रहेगा हमको पता नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे 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 टुकड़ों में उसको बांट के उसको मेजर करेंगे। यानी कि हम उसको एक एक साल में बांटकर मेजर करेंगे। और वाई एक एक साल, उसको 12 महीना क्यों लिया गया, बिकॉज ये 12 महीने में हमारे सारे सीजन कवर होते हैं। कभी कभी कुछ बिजनेस कोई पर्टिकुलर सीजनल वाला होता है, रेनकोट का बिजनेस बारिश में बूम करेगा, एसी का बिजनेस गर्मी में बूम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ये सीजन के हिसाब से उसकी सेल बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। तो अगर हम पूरा 12 महीने का कोई पीरियड ले लें तो उसमें क्या होगा, हमको एक एवरेज मिल जाएगा, इसीलिए हम 12 महीने का पीरियड लेते हैं। इसी 12 महीने में हमारा सीजनल चेंज के साथ साथ फेस्टिवल भी आता है। कभी हमारा कोई फेस्टिवल में ज़्यादा, अभी जैसा पूजा का माहौल आ रहा है तो यहाँ पर अभी आप देखोगे मार्केट बूम पे रहेगा, हर दुकानों में भीड़, मार्केट बूम पे रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर इन महीनों को अगर सिर्फ ध्यान में रख के मेरा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालूं तो पिक्चर कुछ अलग ही रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में दिखूंगा। और अगर मान लीजिए मैं बारिश का खाली सीजन ले रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर तक का ले रहा हूँ कोई सीजन, तो उस समय मेरा सेल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। तो एक पीरियड अगर मैं क्वार्टरली ले लिया तो कोई एक क्वार्टर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा दिया, कोई एक क्वार्टर बहुत गंदा रिजल्ट दिखाएगा, तो कंपेयर कैसे करोगे, आप तो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है क्या कि आप टोटल 12 महीने का समय लो और जब भी आप अकाउंटिंग करो वो 12 महीनों में करो। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, दिस प्रिंसिपल डिवाइड्स द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू शॉर्टेड पीरियड्स। एक बिजनेस का जो टोटल लाइफ हो सकता है उसको हम छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, लाइक कुछ महीनों में या कुछ सालों में, सो दैट यू कैन मेजर हाउ वेल द बिजनेस इज डूइंग ओवर टाइम। तो आप देख पाओगे कि हर साल दर साल हमारा बिजनेस कैसे कर रहा है। अब आप देखिए कि जब कभी आप कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप देखते हो उसका साल दर साल कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा और साल दर साल उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, आप ऐसे उसको मेजर कर पाते हो। दिस इज व्हाट, आप मेजर कर पा रहे हो कि हर साल एक एक साल में बिजनेस कैसे कर रहा है परफॉर्म। ये आपका एक एक साल लेकर किया अपना। तो ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमें
कमेंट कर दीजिएगा या हमें मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद। जी सर। जी सर बताइए। क्या चीज़ बताइए। हाँ 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 हाँ, आज जो भी आप ये कंटेंट देख रहे हो इसकी फाइल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जो हम यहाँ स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ऐश्योर रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर।